आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ओरल रीजन्स के बारे में। ओरल रीजन्स को हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास इन्फ्लेमेटरी लीजन्स और दूसरी होती है हमारे पास प्रोलिफरेटिव या फिर न्यूप्लास्टिक लीजन्स। इन्फ्लेमेटरी लीजन्स को फर्दर हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल में। इस वीडियो में हम लोग ओरल इन्फ्लेमेटरी लीजन्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें एप्थस अल्सर्स। मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एप्थस अल्सर्स के बारे में। एप्थस अल्सर्स को हम लोग कैंकर सोर्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये अल्सर्स होते क्या हैं, बेसिकली एप्थस अल्सर्स होते क्या हैं, ये हमारे पास सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सरेशंस होती हैं जो कि हमारे पास बकल कैविटी में बनती हैं। मेनली ये 10 से 20 ईयर्स ऑफ एज तक के लोगों में हो रही होती है। इसकी बहुत सारे कॉजेज़ हैं। ये हमारे पास मे बी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, और या फिर स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनको भी ये अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। और हमारे पास ये जैसे हम लोग इनटेक कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं फूड, तो टीथ बाइटिंग हो जाती है ना, उसकी वजह से भी हो रहे होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड की वजह से भी हमारे पास डेवलप हो रहे होते हैं। और ये हमारे पास फैमिलियल कॉजेज़ की वजह से भी डेवलप हो सकते हैं एप्थस अल्सर, और या पे ये एसोसिएटेड होते हैं इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ की वजह से या बेशर्स डिजीज़ की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर। और क्लिनिकल फीचर्स हम लोग इसके देख लेते हैं। एक्सट्रीमली पेनफुल होते हैं ये जो अल्सर्स होते हैं ना, पेनफुल होते हैं। जैसे हम कुछ खाते हैं या हम कुछ भी इनटेक लेते हैं तो इस अल्सर्स पे जाकर लगता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। और ये जो है हमारे पास रिकर होते रहते हैं, मतलब रिकरेंस भी इसकी होती रहती है। बेसिकली इसका ये 7 to 10 डेज़ में खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिज़ॉल्व हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे अगर कोई डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड ना हो, जैसे इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़, बिशर डिजीज़ के साथ इन्वॉल्व हैं, तो फिर इनकी ट्रीटमेंट सिस्टम एक ट्रीटमेंट ज़रूरत होती है। ऐसे इनकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, 7 to 10 डेज़ में खुद ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। अच्छा, अगर हम लोग इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, ये जो अल्सर्स है ना, इनकी जो ये या तो फिर हमारे पास सॉलिटरी मिलेंगे या फिर मल्टी मिलेंगे हम लोग को, और इसकी जो मल्टीपल होंगे। टिपिकली ये जो है ना शैलो होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं होते, शैलो होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं होते हैं। और इनकी जो बेस होती है ना, वो हाइपरएमिक बेस है इनके पास। इनकी बेस है हाइपरएमिक बेस होती है, और ये कवर्ड होते हैं एक थिन एक्सुडेट से, थिन एक्सुडेट या फिर रिम कह लें एरिथीमा की, एक रिम से होते हैं एरिथीमा की। मैं को बुक से इसकी ना पिक्चर दिखा देती हूँ, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। फ्रॉम द रॉबिन्स, ये देखें हमारे पास एप्थस अल्सर की पिक्चर। इसकी जो बेस है एरिथमेटिक है, ठीक है, रेडिश हो रही है। थिन एक्सुडेट से ये लोग कवर्ड है, और मे बी इनमें एरिथीमा भी मिल सकता है। मेनली आपने एप्थस अल्सर्स में इसके कॉजेज़ याद रखने हैं, ये अक्सर कॉजेज़ पूछे जाते हैं। और रॉबिन्स में सिर्फ हमारे पास फैमिलियल इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़, बेशर डिजीज़ के बारे में मेंशन है, इन सब कॉजेज़ के बारे में मेंशन नहीं है, तो आप लोग ये वाले कॉजेज़ भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमने हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन की। तो आपने बहुत बार भी पढ़ा होगा, लेकिन इस बार हम लोग सिर्फ इसको एक छोटा सा रिवीजन देंगे, क्योंकि आप ये पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन जो है हमारे पास, ये सेल्फ लिमिटिंग प्राइमरी इन्फेक्शन है, जो कि अक्सर बच्चों में हो रहा होता है। 2 to 4 ईयर्स ऑफ द एज के बच्चों में हो रहा होता है, और ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 इन्फेक्शन कराता है। जो भी ओरल इन्फेक्शंस होंगे ना, हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 करवाता है, जबकि जिसकी टाइप 2 है वो जेनाइटल इन्फेक्शंस करवा रहा होता है। मेनली कौन से करा रहा है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1, ठीक है। ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, ये कैसे हमें मैनिफेस्ट करेगा, ये ऐसे एक्यूट हेपेटिक जिंजिविलोस्टोमाटाइटिस के तौर पे हमें ये मिल सकता है, जो कि हमारे पास एक अब्रप्ट ऑनसेट ऑफ वेसिकल्स और अल्सरेशंस के साथ मिलेगा पूरी ओरल कैविटी में। जिंजिविलोस्टोमाटाइटिस, जिंजिवो जगह बोलता है गम्स, और स्टोमाटाइटिस आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, और स्टोमाटाइटिस या तो फिर वो सोर होगा या फिर इन्फ्लेमेशन होगी
ये किसी भी अल्सर्स की, ठीक है, इसको हम कहें जिंजोवोस्टोमाटाइटिस। ये जो प्राइमरी इन्फेक्शन है ना, ये तो खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएगा या फिर रिज़ॉल्व हो गया ना, ये लेटेंट फेस में अपने चले जाएगा। जो भी उस म्यूकोज़ा के जो जिसको गैंग्लियन सप्लाई कर रहा है उसमें जाके ये अपना उसमें जाके लेटेंट फेस में चले जाएगा, गैंग्लियन में जाके रिजाइड करना शुरू कर दे। लेकिन जैसे ही पर्सन जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो ये लेटेंट फेस से दोबारा रीएक्टिवेशन इसकी हो जाएगी। और जब ये रीएक्टिवेट होगा ना प्राइमरी इन्फेक्शन, तो ये एज अ कोल्ड सोर अपेयर होगा या फिर रिकेंट हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस की फॉर्म में हम लोग को मिलेगा। क्या होगा? कोल्ड सोर। कोल्ड सोर के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा है, ये कोल्ड सोर क्या है। बेसिकली ये हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस ही है, लेकिन ये जब अपेयर होता है रीएक्टिवेशन के बाद अपेयर होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास रीएक्टिवेट कैसे हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसके या तो ये पर्सन जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, तब ये अपने लेटेंट फेस से रीएक्टिवेट हो जाएगा हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन, या फिर कोई भी ट्रॉमा हुआ है, एनी ट्रॉमा हुआ है, या फिर कोई एलर्जी हुई है उसे, या फिर इसका जो एक्सपोजर है ना वो यूवी लाइट एक्सपोजर हुआ है, या फिर एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर उसको हुआ है, या फिर जो है पेशेंट जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है जिसकी, या फिर सर्दन हमारे पास मेंस्ट्रुएशन में फीमेल्स में, और या फिर जैसे पहले बात कर रही है मैंने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में ये रीएक्टिवेट हो जाएगा। और फिर रीएक्टिवेट होने के बाद ये कॉज करेगा कोल्ड सोर्स। बेसिकली ये हमारे पास बहुत छोटे से होते हैं, अबाउट 1 to 3 मिलीमीटर के होते हैं। ये भी खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं इन 7 to 10 days, अगर जो है ये किसी सिस्टमिक डिजीज़ से एसोसिएटेड ना हो गया या सिस्टमिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर ये सिस्टमिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो फर्दर इनकी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट होगी, मेडिकेशन होगी। अगर ये सिस्टमिकली नहीं है, किसी ट्रॉमा वगैरह की वजह से हो रहे हैं या फिर ट्रॉमा वगैरह, तो ये खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे विद इन 7 to 10 days में, ठीक है। मेनली अब ये हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? लिप्स के कॉर्नर पे, जहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं हर्पीस लेबियलिस, ठीक है, हर्पीस लेबियलिस। और ये हमारे पास ज़्यादातर पाए जाते हैं म्यूकोज़ा, बकल म्यूकोज़ा, बकल म्यूकोज़ा पे पाए जाते हैं, जिंजावाइवा में पाए जाते हैं, और हमारे पास ये हमारे हार्ट पैलेट पे भी ये पाए जाते हैं। ये वाले सो हार्ट पैलेट पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। मेन साइड्स कौन सी है इसकी? लिप्स का जो जंक्शन होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। बेसिकली ये हमारे पास रिजेंबल करते हैं इसोफेजियल हर्पीस की तरह, जेनाइटल हर्पीस की तरह। इसके जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना वो बैलून शेप हो जाते हैं। इन्फेक्टेड सेल्स जो है ना बैलून शेप हो जाते हैं, और इनके पास इजोनोफिलिक इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन्स होती हैं। इजोनोफिलिक इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये जो इसके जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं ना वो ज्वाइंट होकर मल्टी न्यूक्लियर पॉलीकैरियंस की फॉर्म दे रहे होते हैं। क्या याद रखना हमने? जो इसके इन्फेक्टेड सेल्स हैं बैलून शेप हो जाते हैं, उनके पास इजोनोफिलिक इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स होती है, और जिसके एडजेसेंट सेल्स होते हैं ना वो ज्वाइन होकर मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीकैरियंस की फॉर्म बना रहे होते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे पास लेटेंट फेस में जाके रिजाइड करने लग जाता है, और जब इसकी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये दोबारा रीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग हमने कहा था कि एप्थस अल्सर्स में भी, ये कैंकर सोर्स में भी हमारे पास अल्सर्स बन रहे हैं, इस हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन में भी अल्सर्स बन रहे हैं। तो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट दोनों में क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारे पास एप्थस अल्सर्स, ठीक है, और ये हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शंस जो कि ओरल लीजन्स हो रही है। एप्थस अल्सर्स की जो हमारे पास मार्जिन्स होती है ना वो वेल डिफाइंड मार्जिन्स है, ठीक है। जबकि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में अल्सर्स बन रहे हैं ना उसकी जो मार्जिन्स है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, जो कि टिश्यू पैचेस की तरीके से अपेयर हो रही होती हैं। और जबकि जो इनका जो साइज़ होता है ना हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की के मुकाबले में बड़ा होता है, साइज़ में बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का हमने कहा था कि 1 to
3 मिलीमीटर साइज़ होता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और इनकी एज बहुत मैटर करती है, जैसे हमने देखा था कि 10 to 20 ईयर्स ऑफ द एज में हमारे पास अपेयर हो रहे थे, जबकि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है मेनली हमारे पास कम बच्चों में हो रहे थे, 2 to 4 ईयर्स ऑफ द एज में मेनली पाए जाते हैं, जो कि फिर फर्दर अडल्ट एज में जाके रिअकर हो रहे होते हैं कंडीशंस फीवर। अब हम लोग देख लेते हैं ओरल कैंडिडियासिस थ्रश। जो ओरल कैंडिडियासिस है, आपको पता है कि मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है ओरल कैविटी का। बेसिकली इसको हम लोग ज़्यादातर थ्रश भी कह रहे होते हैं। और ये जो कैंडिडा एल्बिकन्स करवा रहा होता है, ये कैंडिडा एल्बिकन्स जो है ना हमारे नॉर्मल ओरल फ्लोरा का भी पार्ट है, जो कि हमारे पास कब होता है, जब ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है जब हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा। तो हम इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में देख लेते हैं कि हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होगा, किसी भी वजह से होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, या फिर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स हैं कैंडिडा एल्बिकन्स के जो कि हमारे पास ओरल कैंडिडियासिस करवा रहे हैं, या फिर हमारे पास जो हमारे जो कंपोजिशन है नॉर्मल फ्लोरा का वही ऑल्टर हो गया है किसी वजह से। ठीक है, मेनली हमारे पास कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा को हमारे ऑल्टर कर देती हैं, और फिर ओरल कैंडिडा एल्बिकन्स हमारे पास ओरल कैंडिडियासिस फॉर्म करवा रहा होता है। ओरल कैंडिडियासिस हमें मेजरली इसके 3 क्लिनिकल फॉर्म्स में मिलता है। एक तो होती है हमारे पास सूडो मेम्ब्रेन के फॉर्म में मिल रहा होता है, या फिर हमें एरिथेमेटस फॉर्म में मिल रहा होता है, या फिर हमें जो है ये हाइपरप्लास्टिक फॉर्म में मिल रहा होता है। मेनली हमारे पास इसकी जो 2 कॉमन टाइप्स है सूडो मेम्ब्रेन्स और एरिथेमेटस है। सूडो मेम्ब्रेन्स को कॉमनली थ्रश भी कहा जा रहा था। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक फॉल्स मेम्ब्रेन जो है ना बन जाती है। ये जो फॉल्स मेम्ब्रेन बनती है, ये हमारे पास इसमें हमारे पास मच फिब्रिन एक्सुडेट होता है, फिब्रिनो सुपरेटिव एक्सुडेट मिलता है। इस फॉल्स मेम्ब्रेन को जब हम लोग उखाड़ेंगे, स्क्रैप करेंगे, हटाएंगे, तो हमें जो उसकी जो बेस है ना वो बहुत एरिथेमेटस मिलेगी, जो मतलब कि जो उसका म्यूकोसा होगा ना बहुत एरिथेमेटस होगा। इसको हम लोग कह रहे हैं सूडो मेम्ब्रेनस। और सेकंड टाइप है हमारे पास एरिथेमेटस। इसका क्या मतलब है? एरिथेमेटस मतलब कि हमें पूरी जो कैविटी है ना, इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग सूडो मेम्ब्रेन जो कि हमारे पास वाइट प्लाक की फॉर्म में होगी, वो हमें वाइट प्लाक्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ एरिथेमेटस मतलब म्यूकोसा ही पूरा रेडिश टाइप हुआ हुआ होगा। ठीक है, ये 2 टाइप्स हमारे पास बहुत कॉमन है, आपको बताना चाहिए, सूडो मेम्ब्रेनस और एरिथेमेटस। ठीक है, और या फिर हमारे पास ये ज़्यादा सुपरफिशियली होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं होते अगर हमारे पास कोई सिस्टमिक डिजीज़ ना हो। लेट सपोज कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसमें हमारे पास ये जो थ्रश है ये जो हमारे पास ओरल कैंडिडियासिस है ज़्यादा डीपली अफेक्ट कर रहा होता है म्यूकोसा को। और या फिर कुछ बहुत ज़्यादा इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स हैं, जैसे कि कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है किसी पेशेंट का, या फिर वो न्यूट्रोपीनिया है या कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेशेंट्स में, या फिर एड्स में जो हमारे पास मेनली ओरल कैंडिडियासिस बहुत सीवियर फॉर्म में हो रहा होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने बात कर ली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिजीजेज ऑफ द टीथ एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, कैरीज, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस करा था। और इस वीडियो में हम लोगों ने ओरल इन्फ्लेमेटरी लीजन्स पढ़ ली, एप्थिस अल्सर्स, हर्पिक सिम्प्लेक्स वायरस और ओरल कैंडिडियासिस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोलिफरेटिव एंड न्यूप्लास्टिक लीजन्स ऑफ द ओरल कैविटी।